Hello everyone and welcome back to the channel. So guys, we are back with another session for your UPSC CSAT comprehension practice, and this is the third part for your previous year passages from the year 2018. तो पिछले हफ्ते हमने गाइस दो सेशन लिए थे 2018 के पैसेजेस पे, और आज ये तीसरा सेशन है उसी ईयर के प्रीवियस ईयर पैसेजेस पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और हम बहुत ही अच्छे और बहुत ही यूज़फुल, और आपको देखने को मिलेगा कि कैसे एलिमिनेशन मेथड काम करता है अपने कॉम्प्रिहेंशन में, वो आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो गाइज वीडियो को लाइक करना ना भूलें शुरू से ही, और पूरा देखें, एंड तक देखें, ताकि आपको हर चीज़ समझ आए कि किस पर्सपेक्टिव से आपको अलग अलग पैसेजेस को सॉल्व करना होता है, क्वेश्चन की डिमांड क्या होती है, और आपको कैसे उसको फिर आंसर तक पहुंचना होता है। तो विल डिस्कस दैट इन द वीडियो। तो शुरू करते हैं गाइज। सबसे पहले अपना कॉम्प्रिहेंशन हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आई हैव द बेस्ट थिंग अवेलेबल फॉर यू, which is the comprehensive guidebook. Now, guys, this guidebook is a one-stop solution for all your preparation for your UPSC CSAT part. Now, this guidebook has everything from strategy to syllabus to sources to help you out in your journey. So, if you are new in this journey, please don't forget to download this ebook. This is free of cost. The link for this ebook has been given in the description of the video. So go download the ebook and get benefited from it. तो चलो गाइस, शुरू करते हैं अपने प्रीवियस ईयर पैसेजेस को डिस्कस करते हैं वन बाय वन, एंड विल सी के कैसे हमें पैसेजेस को एग्जाम में हमें टारगेट करना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं गाइस, वी लुक एट द क्वेश्चन कि क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है। तो हमें एक मोस्ट लॉजिकल और रैशनल इन्फ्रेंस ढूंढना है। व्हाट इज इन्फ्रेंस? अ लॉजिकल फैक्ट विच कैन बी टेकन फ्रॉम द which can be taken out from the passage, which can be understood from the passage, right? So that is called inference. What can be inferred from the passage? तो जो चीज़ आप इन्फर कर सकते हो, राइट? तो अब ये हम पढ़ेंगे एक एक करके, और फिर हम अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहला पैसेज, द प्रैक्टिस ऑफ डाइटिंग has become an epidemic. Everyone is looking out for a way to attain that perfect body. Guys, देखना, फर्स्ट लाइन जो होती है ना, वो बहुत कुछ बता देती है आपको पैसेज के बारे में, बिकॉज इट इज़ द इंट्रोडक्टरी लाइन। तो उसको बहुत ध्यान से पढ़ा करो। तो मैं हमेशा हमेशा शुरू करता हूँ कि जब पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और बाकी सारी जो बातें हैं उसी से कहीं ना कहीं रिलेट होकर आगे बनेंगी, राइट? तो पहली लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो क्या कह रहा है कि डाइटिंग की जो प्रैक्टिस है, जो लोग पतला होने के लिए खाना छोड़ देते हैं, खाना कम कर देते हैं, तो वो जो हैबिट है कि प्रैक्टिस ऑफ डाइटिंग हैज़ बिकम एन एपिडेमिक, मतलब वो एक महामारी की तरह बन चुकी है, पूरी दुनिया में फैल चुकी है। एवरीवन इज लुकिंग आउट, क्यों? क्योंकि एवरीवन इज लुकिंग आउट फॉर अ वे टू अटेन दैट परफेक्ट बॉडी। सबको वो परफेक्ट बॉडी चाहिए, ठीक है, अच्छा दिखना है सबको। वी ऑल आर डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू आर एथनिसिटी, जेनेटिक्स, फैमिली हिस्ट्री, जेंडर, एज, फिजिकल एंड मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ स्टेटस, लाइफ स्टाइल्स एंड प्रेफरेंसेस। और वो क्या कह रहा है, लेकिन हम सब अलग अलग हैं, और बहुत तरह से, एथनिसिटी के बेसिस पे, जेनेटिक्स के बेसिस पे, जेंडर, एज, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, लाइफस्टाइल, प्रेफरेंसेस क्या हैं आपके, उन सब के बेसिस पे हम सब बिल्कुल डिफरेंट है। देयर बाय वी ऑल्सो डिफर इन वट फूड्स वी टॉलरेट एंड आर सेंसिटिव टू। और इसी वजह से हमारी बॉडी भी, कुछ फूड ऐसे हैं जो हम टॉलरेट कर पाते हैं, कुछ हैं जिनकी टुवर्ड्स हम सेंसिटिव हैं। किसी को कॉफ़ी से प्रॉब्लम होती है, किसी को चाय से, किसी को और किसी चीज़ से प्रॉब्लम होती है। तो बॉडी अलग अलग तरह से अलग अलग फूड्स पे रिएक्ट करती है। So we really cannot reduce so many complexities into one diet or diet book. तो क्या करें, तो इतनी सारी जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उसको हम एक बुक या एक पर्टिकुलर डाइट में हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। उसको ऐसा नहीं कर सकते भाई ये डाइट एक है जो सबके लिए काम कर जाएगी। दिस एक्सप्लेन्स द फेलियर ऑफ डाइट्स अक्रॉस द वर्ल्ड इन कर्बिंग ओबेसिटी। और इसी वजह से दुनिया भर में लोग जो मोटापा छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो कर नहीं पाते, क्योंकि कोई फिक्स डाइट नहीं है किसी पर्टिकुलर इंसान, मतलब किसी सभी के लिए, कि जो फॉलो करे और सभी पतले हो जाएं। ऐसी कोई डाइट नहीं है, क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी डिफरेंट बॉडी है, डिफरेंट रिएक्शंस है बॉडी के। सो वो क्या कह रहे हैं, अनलेस द रीजंस फॉर वेट गेन आर वेल अंडरस्टूड, कि जब तक हम वेट गेन के रीजन अच्छे से नहीं समझ पाएंगे एंड एड्रेस्ड, और उनको एड्रेस नहीं कर पाएंगे, एंड अनलेस हैबिट्स आर चेंज परमानेंटली, और जब तक हैबिट्स जो हैं हमारी, जो परमानेंटली अगर उसको चेंज नहीं करेंगे, नो डाइट इज लाइकली टू सक्सीड, कि कोई भी डाइट काम नहीं कर पाएगी। until and unless we understand why we gain weight, how to address it and what are the habits that we need to quit, जब तक वो नहीं होगा, कोई डाइट खाना कितना ही छोड़ के देख लो, कुछ काम नहीं आएगा। तो उसने क्या कहा है इस पैसेज में, आप देखते हैं अपने ऑप्शंस की तरफ। ओबेसिटी हैज़ बिकम एन एपिडेमिक ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि पूरी दुनिया में एक वो
महामारी बन चुकी है। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं, कहा है उसने इट हैज़ बिकम एन एपिडेमिक, बट पॉइंट ये नहीं था, पॉइंट था कि मोटापा हो क्यों रहा है और उसको कैसे रोका जाए। तो आपको यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस कि ऑथर कहना क्या चाह रहा है इसमें। सेकंड, अ लॉट ऑफ पीपल आर ऑब्सेस्ड विद अटेनिंग अ परफेक्ट बॉडी। यस, ये भी कहा है उसने पैसेज में। ओबेसिटी इज एसेंशियली एन इनक्योरेबल डिजीज, कि भाई ये एक्सट्रीम ऑप्शन है, जैसे जिसको हम एलिमिनेट करते हैं। एसेंशियली ओबेसिटी ऐसी ऐसी बीमारी है जिसको ट्रीट किया ही नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है। वो कह रहे किया जा सकता है, लेकिन उसको समझ के और अच्छे से उस पर काम करके। तो ये एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया करो शुरू में ही। एंड देर इज नो परफेक्ट डाइट और वन सॉल्यूशन फॉर ओबेसिटी। यस, वो क्या कह रहे हैं कि कोई परफेक्ट डाइट नहीं है या एक सॉल्यूशन नहीं है ओबेसिटी का, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज है, और उसको एक डाइट में रिड्यूस नहीं कर सकते। तो दैट इज द राइट इन्फ्रेंस दैट इज कन्वेड। ये बातें भी बोली हैं उसने, बट ये मेन सेंट्रल बात नहीं थी पूरे पैसेज की कि दुनिया पागल हो रखे या महामारी हो गई है डाइटिंग। बात ये थी कि डाइटिंग क्यों फेल हो रही है, बिकॉज पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द बॉडी। तो देर इज नो परफेक्ट डाइट और वन सॉल्यूशन फॉर ओबेसिटी, के कोई एक सॉल्यूशन या एक डाइट नहीं है जिससे जो पूरी दुनिया में काम करेगी, वो इंडिविजुअल है, सब्जेक्टिव है। तो ये था पूरे पैसेज का इन्फ्रेंस, एंड ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलो गाइज आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। अब हमें इस पे हमें क्या देखना है, मोस्ट लॉजिकल रैशनल एंड क्रूशियल मैसेज गिवन बाय द पैसेज, के पैसेज में क्या मैसेज दिया है, पैसेज ने हमें क्या कहना चाह रहा है ऑथर इस पैसेज से, वो हमें ढूंढना है। तो पैसेज पढ़ते हैं। मोनोकल्चर, मोनोकल्चर क्या होता है गाइस, एक ही तरह की क्रॉप्स को बार बार उगाते रहना, दैट इज कॉल्ड मोनोकल्चर। ये टर्मिनोलॉजी आपको आनी चाहिए क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोनोक्रॉपिंग बोलते हैं, मोनोकल्चर बोलते हैं इसको, एक ही तरह की फसल को बार बार उगाना। ठीक है, और उसके बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं गाइस। मोनोकल्चर कैरीज ग्रेट रिस्क्स, कि मोनोकल्चर में बहुत सारे रिस्क होते हैं। अ सिंगल डिजीज or pest can wipe out swathes of the world's food production, an alarming prospect given that its growing and wealthier population will eat 70% more by 2050। वो क्या कह रहे हैं कि भाई मोनोकल्चर बहुत खतरे वाली चीज़ है। अगर एक ही तरह की फसल आप उगाते रहोगे बार बार, तो अगर एक ऐसी बीमारी आ गई जिस जो उस फसल को नष्ट कर सकती है, वो पूरी दुनिया पे खतरा बन जाएगी। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, मोनोकल्चर नहीं करना चाहिए। क्यों? और इसलिए इसकी ये भी रीज़न है कि आगे चल के 2050 तक जो जिनके पास लोगों के पास पैसे होंगे वो 70% ज़्यादा खाएंगे 2050 तक की उसने प्रिडिक्ट किया है। द रिस्क आर मैग्नीफाइड बाय द चेंजिंग क्लाइमेट, और क्लाइमेट चेंज से ये रिस्क जो है ये और बढ़ रहे हैं। ठीक है, और डीप हो रहे हैं। एज द प्लानट वार्म्स, जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, एंड मॉनसून रेन्स इंटेंसिफाई, और बारिशें तेज़ होंगी। फार्मलैंड्स इन एशिया विल फ्लड, कि एशिया के जो खेत हैं उनमें बाढ़ आएगी। नॉर्थ अमेरिका विल सफ़र मोर इंटेंस ड्रॉट्स, नॉर्थ अमेरिका में सूखा पड़ेगा। एंड क्रॉप डिजीजेज विल स्प्रेड टू न्यू लैटिट्यूड्स, और ऐसी ऐसी बीमारियां ऐसी ऐसी जगह पहुंचेंगी जहां पहले कभी नहीं पहुंचती थी। तो वो क्या कह रहे हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज से भी ये रिस्क जो है मोनोकल्चर का, मतलब ये मोनोकल्चर के जो रिस्क है क्रॉप्स पे, ये बहुत बड़ा रिस्क है, और ये रिस्क मैग्नीफाई हो जाता है क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो उसने क्या मैसेज दिया है, प्रिजर्विंग क्रॉप जेनेटिक डाइवर्सिटी इज एन इंश्योरेंस अगेंस्ट द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। यस, क्रॉप जेनेटिक डाइवर्सिटी होना चाहिए, बिल्कुल बात ठीक बात है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डिस्पाइट ग्रेट रिस्क मोनोकल्चर इज द ओनली वे टू इंश्योर, ये देखो एक्सट्रीम ऑप्शन आ गया, इट इज़ द ओनली वे टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी, गलत, यही वो कह रहे हैं इसके गलत चीज़ है। थर्ड, मोर एंड मोर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ओनली, more and more genetically modified crops only can save the world from impending shortages of food। सिर्फ genetically modified crops ही बचा पाएंगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, और बहुत इसमें डिफरेंस है, जीएम क्रॉप्स की तो बात ही नहीं हुई पूरे पैसेज में। एंड फोर्थ, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका विल बी द वर्स्ट सफरर्स फ्रॉम क्लाइमेट चेंज एंड द कॉन्सिक्वेंट शॉर्टेज ऑफ फूड। एशिया नॉर्थ अमेरिका ही सबसे ज़्यादा अफेक्ट होंगे, नहीं। पूरा मैसेज क्या दे रहा है, वो मैसेज दे रहा है कि प्रिजर्विंग क्रॉप जेनेटिक डाइवर्सिटी इज एन इंश्योरेंस अगेंस्ट द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्रॉप डाइवर्सिटी होगी तो इकोसिस्टम स्ट्रांग रहेगा, और इसी वजह से जो क्लाइमेट चेंज से जो इम्पैक्ट्स हैं उसको हम फाइट कर सकते हैं, नहीं तो इससे और नुकसान होगा। तो ऑप्शन ए वाज द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल। तो इस तरह से इनको अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करके और फिर चूज किया करो गाइस। थर्ड पैसेज, सम पीपल बिलीव दैट लीडरशिप इज अ क्वालिटी। अब इसमें हमें क्या पढ़ना है, द ऑथर ऑफ द पैसेज होल्ड्स द व्यू, कि ऑथर जो है वो क्या समझना है, क्या व्यू रखता है वो, मतलब उसका विचारधारा क्या है वो हमें समझनी है। तो पैसेज पढ़ते हैं गाइस। सम पीपल बिलीव दैट लीडरशिप इज अ क्वालिटी
विच यू हैव एट बर्थ और नॉट एट ऑल। कुछ लोग मानते हैं कि लीडरशिप एक ऐसी क्वालिटी है जो बचपन में ही या तो बच्चा साथ लेके आता है या उसके पास नहीं होती। दिस इज फॉल्स, दिस थ्योरी इज फॉल्स। वो कह रहा है ये गलत है। फॉर द आर्ट ऑफ लीडरशिप कैन बी एक्वायर्ड एंड कैन इंडीड बी टॉट। कि भाई लीडरशिप की जो आर्ट है वो सीखी भी जा सकती है और सिखाई भी जा सकती है। दिस डिस्कवरी इज मेड इन टाइम ऑफ वॉर। ये डिस्कवरी लड़ाई के समय पर देखी जाती है। एंड द रिजल्ट्स अचीव्ड कैन सरप्राइज इवन द इंस्ट्रक्टर्स, और इंस्ट्रक्टर्स को भी सरप्राइज हो जाते हैं जो रिजल्ट निकल के आते हैं। फेस्ड विद द ऑल्टरनेटिव्स ऑफ गोइंग लेफ्ट और राइट, कि जब आपके पास ऑल्टरनेटिव हो लेफ्ट जाएं या राइट जाएं, एवरी सोल्जर सून ग्रास्प दैट अ प्रॉम्प्ट डिसीजन आइदर वे इज बेटर देन एन एंडलेस डिस्कशन। हर सोल्जर ये समझता है कि भाई राइट जाएं या लेफ्ट जाएं, इसमें डिस्कशन करने की बजाय एक चूज कर लो और वहाँ फॉलो करो, क्योंकि उसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है बचने की। इंस्टेड के वहाँ पे खड़े रहो और उस पर बहस करते रहो। अ फर्म चॉइस ऑफ डायरेक्शन हैज़ एन इवन चांस ऑफ बीइंग राइट वाइल टू डू नथिंग विल ऑलमोस्ट सर्टनली गो रॉन्ग। वेरी गुड। कि कुछ नहीं करेंगे तो गलत ज़रूर होगा, लेकिन कुछ तो करो, डिसाइड तो करो करना क्या है। तो ये अप्रोच लेके आप समझ सकते हो कि कैसे आप एक सही डिसीजन ले सकते हो। तो डिसीजन मेकिंग लीडरशिप क्वालिटीज़ ये आपको सीखी और सिखाई जा सकती हैं। ऐसे नहीं है कि बचपन से ही पेट से माँ के पेट से बच्चा सीख के आता है। तो ऑथर का क्या मानना है, लीडरशिप कैन बी टॉट थ्रू वॉर एक्सपीरियंसेस ओनली। क्या सिर्फ लड़ाई के एक्सपीरियंस से सिखाई जा सकती है लीडरशिप? नहीं। लीडरशिप कैन बी एक्वायर्ड एज वेल एज टॉट। यस, ये कह रहा है वो। द रिजल्ट्स ऑफ ट्रेनिंग शो दैट मोर पीपल एक्वायर लीडरशिप देन आर एक्सपेक्टेड। कि भाई जितने लोगों को सीखनी चाहिए उससे ज़्यादा लोग लीडरशिप लीडर बनते हैं। नहीं। एंड डिस्पाइट रिगरस इंस्ट्रक्शन वेरी फ्यू लीडर्स आर प्रोड्यूस्ड। ऐसा भी नहीं है कि भाई सिखाने के बाद बहुत कम लीडर होते हैं, ऐसा कहीं नहीं हुआ कि सिखाए और लीडर नहीं बने, बनते हैं, लेकिन उनको समझ और समझाना आना चाहिए। तो आई थिंक द राइट आंसर है लीडरशिप कैन बी एक्वायर्ड एज वेल एज टॉट। ये देखो उसने लिखा हुआ है, लीडरशिप कैन बी एक्वायर्ड एंड इट कैन इंडीड बी टॉट। और यही वो इससे प्रूव भी करना चाह रहा है कि डिसीजन मेकिंग सही होगी और जितने अच्छे डिसीजन लेते रहोगे उतना ही आप लीडरशिप की टुवर्ड्स बढ़ते जाते हो। ठीक है, तो दैट वाज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं इस फोर्थ पैसेज में। अब हमें क्या ढूंढना है, व्हाट इज द मोस्ट रैशनल क्रूशियल मैसेज गिवन बाय द पैसेज। क्या मैसेज दिया है पैसेज ने, हमें वो ढूंढना है। तो पहले पैसेज पढ़ते हैं। द क्वेस्ट फॉर चीप एंड प्लेंटीफुल मीट। वो क्या कह रहे हैं कि सस्ता और ज़्यादा मात्रा में मीट की जो खोज है, द क्वेस्ट फॉर चीप एंड प्लेंटीफुल मीट हैज़ रिजल्टेड इन फार्म्स। और उसकी वजह से क्या बन गए हैं, फार्म्स, मतलब पूरे फार्म बन गए हैं, खेत बन गए एक तरह से। वेर मोर एंड मोर एनिमल्स आर स्क्वीज्ड इनटू स्मॉलर लॉट्स इन क्रूअल एंड शॉकिंग कंडीशंस। हाँ, जैसे अगर मैं पोल्ट्री फार्म की बात करूँ तो वहाँ पे कैसे मुर्गियों को जालों पिंजरों के अंदर, मतलब जहाँ पे 2 मुर्गियाँ होनी चाहिए वहाँ पे 8-8 मुर्गियाँ फंसा दी जाती हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जब लोगों को सस्ता और ज़्यादा मात्रा में मीट चाहिए होता है। सो द क्वेस्ट फॉर चीप and plentiful meat has resulted in farms where more and more animals are squeezed into smaller lots in cruel and shocking conditions. Such practices have resulted in many of the world's health pandemics such as the avian flu. और इन वजह से बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां भी पैदा हुई हैं, जैसे एवियन फ्लू आया था पीछे अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो विच वॉज ए पेंडेमिक इन द वर्ल्ड। ठीक है, जिसको हम बर्ड फ्लू या एवियन फ्लू बोल देते हैं इंडिया में। वर्ल्ड वाइड लाइव स्टॉक इंक्रीजिंगली रेज्ड इन क्रूअल cramped conditions where animals spend their short lives under artificial light के नीचे वो बड़े होते हैं, pumped full of एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि वो फूल जाएं, उनके जो मसल्स हैं वो ज़्यादा ग्रो कर जाएं और उनके अंदर ज़्यादा वेट हो जाए। एंड ग्रोथ हार्मोन्स, और उनके अंदर ग्रोथ हार्मोन्स इंजेक्ट कर दिए जाते हैं अंटिल द डे दे आर स्लॉटर्ड। कब तक? जब तक वो, मतलब उनको काट के खाने के लिए नहीं ले जाया जाता, तब तक उनके साथ ये हालत में रखा जाता है उनको। मीट प्रोडक्शन इज़ वाटर इंटेंसिव। उसने क्या बोला कि मीट प्रोडक्शन जो है वो वाटर इंटेंसिव है, उसमें पानी लगता है बहुत ज़्यादा। देखो उसने क्या फैक्ट दिए, 15,000 लीटर ऑफ वाटर इज़ नीडेड फॉर एवरी किलोग्राम ऑफ मीट। ठीक है, हर किलो 1 किलो मीट के लिए 15,000 लीटर पानी लगता है गाइस। तो दिस इज़ वेरी शॉकिंग टू अंडरस्टैंड कि हम तभी बोलते हैं कि नॉन वेजिटेरियन नहीं खाना चाहिए। कि 15,000 लीटर्स ऑफ वाटर इज नीडेड फॉर एवरी किलोग्राम ऑफ मीट कंपेयर्ड विद 3,400 लीटर्स फॉर राइस। जबकि राइस के लिए 3,400 लीटर लगता है। 3,300 लीटर्स फॉर एग्स, अंडों के लिए 3,300 लीटर लगता है। और 1 किलोग्राम पटैटोज के लिए सिर्फ 256 लीटर पानी लगता है। तो आई थिंक वो यही कहना चाह रहे हैं कि वेजिटेरियन फूड जो है, मतलब नॉन मीट बेस्ड डाइट जो है वो ज़्यादा क्लाइमेट और इन्वायरमेंट हेल्दी है, इन्वायरमेंट बेनिफिशियल है वो। जबकि मीट प्रोडक्शन इज़ वाटर इंटेंसिव, तो मतलब उसका इन्वायरमेंट पे भी असर पड़ता है।
तो ये उसने कहा है कि हम दोनों तरफ से गलत कर रहे हैं, हमारे चाह रहे हैं सस्ता और भारी मीट, ज़्यादा मीट मिले, और दूसरी तरफ उसमें हम अपने रिसोर्सेज और नेचर इन्वायरमेंट को भी ख़राब कर रहे हैं। तो क्या मैसेज दिया उसने, एक बार देखते हैं वो ऑप्शन, अच्छा को पैसेज था। मास प्रोडक्शन ऑफ मीट थ्रू इंडस्ट्रियल फार्मिंग इज चीप एंड इज सूटेबल फॉर प्रोवाइडिंग प्रोटीन न्यूट्रिशन टू पुअर कंट्रीज। गलत है, ऐसा कहीं को बात नहीं हुई और ये बिल्कुल कॉन्ट्ररी टू द पैसेज है। मीट प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री वॉलेट्स द लॉज अगेंस्ट क्रूअल्टी टू एनिमल्स, कि वो कानून तोड़ते हैं जानवरों के। वैसे उसने कहा तो नहीं है बट देख लेते हैं एक बार। मास प्रोडक्शन ऑफ मीट थ्रू इंडस्ट्रियल फार्मिंग इज अनडिजायरेबल एंड शुड बी स्टॉप्ड इमीडिएटली। ओके, बात ठीक है। एनवायरमेंट कॉस्ट ऑफ मीट प्रोडक्शन इज अनसस्टेनेबल व्हेन इट इज प्रोड्यूस थ्रू इंडस्ट्रियल फार्मिंग। यस, ये बात कही है उसने कि जब इंडस्ट्रियल फार्मिंग के थ्रू जब आप मीट को पैदा करोगे तो जो मीट प्रोडक्शन की जो इन्वायरमेंटल कॉस्ट है वो अनसस्टेनेबल है, मतलब दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क इन द फ्यूचर। सो दैट इज द राइट आंसर। ये देखो ये बात बोली है उसने लेकिन नॉट एक्सप्लिसिटली कहीं मैंशनड है, ठीक है। दिस इज अनडिजायरेबल एंड शुड बी स्टॉप्ड इमीडिएटली। ये मैसेज दे रहा है वो कि मास प्रोडक्शन ऑफ मीट थ्रू इंडस्ट्रियल फार्मिंग इज अनडिजायरेबल। लेकिन उसने दूसरा फैक्टर जो, और ये देखो अनडिजायरेबल तो है ही इंडस्ट्रियल फार्मिंग के थ्रू, लेकिन उसकी इन्वायरमेंटल कॉस्ट की भी बात हुई है कि इन्वायरमेंट पर भी उसका असर है और हमारे ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो दैट इज़ द बेटर ऑप्शन है। सो ऑप्शन डी वाज द राइट आंसर। तो इस तरह से गाइस एलिमिनेट करके हमें अपने सही ऑप्शन पे पहुंचना होता है ताकि हम अपने पैसेज को सही तरह से सॉल्व कर पाएँ और अपने स्कोर को बढ़ा पाएँ। तो गाइज़ अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो इसी तरह से मैंने पूरे कोर्स में आपको सारे प्रीवियस ईयर पैसेजेस, सारे इस तरह से अलग अलग टॉपिक वाइज चैप्टर आपके साथ डिस्कस किए हैं और आपके साथ उनको आपके लिए एक्सप्लेन किया है ताकि आप उनको अप्रोच को सही कर पाओ और अपने आंसर्स पे सही पहुंच पाओ। तो हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है जिसमें हम सारे सब्जेक्ट्स की, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग, सभी की कॉन्सेप्ट क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको दे रहे हैं ऑन डे 1, आपको वो मिल जाएंगी। आपके साथ साथ इसके डाउनलोडेबल पीडीएफ्स हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। अलॉन्ग विद दैट टेस्ट सीरीज है जिसमें सेक्शनल टेस्ट है और फुल लेंथ टेस्ट है जिसमें आप प्रैक्टिस कर पाओगे। वीकली लाइव डाउट सेशन होते हैं फैकल्टीज़ के साथ और लाइव रिवीजन क्लासेस भी होंगी जिसमें हम आपको हेल्प करेंगे अपनी प्रिपरेशन में। यू नो द फैकल्टी मेंबर्स, तो हमारे इस कोर्स का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। गो चेक आउट द लिंक and there is a special discount which is going on, so go get benefited from it. So thank you so much for your precious time guys. कल एक और वीडियो आएगा उसमें हम 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और उनको सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे पैसेजेस अब हम 19 के ईयर में हमने बच्चों ने सॉल्व किए, मतलब फेस किए, और अब उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम, थैंक यू सो मच फॉर योर रिसेप्टिवनेस। अगर आपकी कोई डाउट है, कोई क्वेरी, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, दैट इज 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. That is our email ID. I'll repeat it, hello@edutap.co.in. And do share your feedback in the comment section of the video guys कि आपको वीडियोस कैसे लगते हैं, क्या ये हेल्प कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं आपकी प्रिपरेशन में, आर दीज यूजफुल, बेनिफिशियल फॉर यू और नॉट। So do share your feedback and your kind words with us. So thank you so much once again guys. Keep on working hard, keep on giving your best. God bless you and happy learning to all of you. I'll see you again tomorrow.